हाय गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू गरिमा जैब कैब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। तो गाइज वेलकम टू वन शॉट सीरीज। जैसा कि आप सभी जानते हैं और जो लोग नए हैं उनको भी मैं एक बार रिमाइंडर दे देती हूँ कि ये जो वन शॉट सीरीज है ना गाइज, इसमें हम जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है जिससे आपके जैब एग्जाम्स ने क्वेश्चन पूछा है, पीपीबी सब्जेक्ट हो या आरबीडब्ल्यूएम, दोनों को ही हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। आपके हर एक कॉन्सेप्ट के बाद मैं आपको पीवाईक्यू एमसीक्यू सारी चीजें दिखाती हूँ। तो विदाउट एनी डिले हम सेशन को प्रोसीड करेंगे। चैप्टर 9 आपका चल रहा है। चैप्टर 9 का पार्ट 2 है गाइस। अगेन आज दो टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। पहला है एफसीएनआर अकाउंट एंड दूसरा है एसएनआरआर अकाउंट। दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए यहाँ पर हम सेशन को आगे बढ़ाते हैं। किनके लिए ये वीडियो गाइस रेलेवेंट होने वाला है? तो जो लोग भी जैब एग्जाम्स के प्रिपरेशंस कर रहे हैं और जो लोग भी डीबीएफ का पेपर दे रहे हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा रेलेवेंट होने वाला है। आगे चलते हैं। अब हम बात करने वाले हैं एफसीएनआर अकाउंट के बारे में। फुल फॉर्म क्या होता है इसका गाइस? फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट अकाउंट होता है। अब ये जो आपका अकाउंट होता है ना, वो आपका फिक्स डिपॉजिट अकाउंट होता है। इसको टर्म डिपॉजिट या फिक्स डिपॉजिट अकाउंट बोलते हैं गाइस। ये आपका किस में मेंटेन करके रखा जाता है? फॉरेन करेंसी में। ठीक है। ये किसके लिए होता है? कौन अलाउ होता है इस अकाउंट को ओपन करने के लिए? तो जितने भी नॉन रेसिडेंट इंडियन है या पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन है, इंक्लूडिंग ओसीआईज। ठीक है। तो उन सभी के लिए ये अकाउंट अलाउ होता है। ठीक है। क्यों हम एफसीएनआर अकाउंट को ओपन करते हैं गाइस? ताकि हम अवॉइड कर सके एक्सचेंज रेट रिस्क को। समझ में तो कुछ नहीं आया होगा, एग्जाम्पल से समझते हैं। चलिए एफसीएनआर अकाउंट के बारे में यहाँ पर डिटेल में थोड़ा सा समझते हैं कि अगर एफसीएनआर अकाउंट ना हो तो क्या होगा और अगर हो तो क्या क्या फायदे यहाँ पर एनआरआई पर्सन को देखने को मिलते हैं। आइए, एक पर्सन है जिसका नाम है राम। ठीक है। राम एनआरआई बंदा है। ये यूएसए में वर्क करता है। ठीक है। अब इसने एक इंडिया में इसको एक अकाउंट ओपन कराना था। इंडिया में उसको अकाउंट ओपन कराना है। अब इस केस में उसने क्या किया? यूएसए में जो भी वो डॉलर में अर्न कर रहा है, मान लो उसने 10,000 रुपए अर्न किए हैं। 10,000 है आपका डॉलर में, यूएसडी में है। अब उसने क्या किया? इंडिया में एक उसने डिपॉजिट अकाउंट को ओपन कराया और डिपॉजिट अकाउंट को ओपन करा के ये जो यूएसडी है इसको डिपॉजिट किया। तो जब हम बिना एफसीएनआर अकाउंट के नॉर्मल अकाउंट्स में अगर हम पैसे को डिपॉजिट करते हैं तो सबसे पहले आपको यूएसडी को इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करना होगा, है ना? क्योंकि बैंक तो बेसिकली रुपीस में ही डील कर रही है, इंडियन बैंक है। तो अब इस केस में क्या होगा कि सबसे पहले राम के जो यूएसडी है 10,000 उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इंडियन रुपीस में बैंक को, एंड देन बैंक उसको डिपॉजिट करेगी। राइट। अब इस केस में क्या होता है? मान लीजिए आज एक यूएसडी का दाम, इंडियन अगर मैं प्राइस की बात करूं तो 80 रुपए है। ठीक है। 80 रुपीज इज इक्वल्स टू 1 यूएसडी अभी चल रहा है। तो इस केस में अगर राम का पैसा यूएसडी में था, कन्वर्ट किया गया है तो 80 रुपीज है, यानी कि यहाँ पर 8 लाख रुपए डिपॉजिट किए गए हैं। ठीक है। 8 लाख डिपॉजिट किया गया है। अब एक साल के बाद यही आपका जो इंडियन रुपीस था ये स्ट्रॉन्ग हो गया है। स्ट्रॉन्ग होने का मतलब है कि अब 1 यूएसडी 75 रुपए का हो गया है, 75 रुपीस का हो गया है, यानी कि इंडियन रुपीस अब आपका स्ट्रॉन्ग हो गया है। अब इस केस में आप मुझे बताओ, अगर राम जो भी उसने 8 लाख रुपया डाला था अपने डिपॉजिट अकाउंट में, अगर आपको वापस से वो यूएसडी में कन्वर्ट कराएगा तो क्या उसको एग्जैक्ट 8 लाख रुपीस मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंडियन रुपीस क्या हो गया है? स्ट्रांग हो गया है। तो इस केस में नुकसान राम को देखने को मिलता है अगर वो नॉर्मल अकाउंट को ओपन कराता है तो। ठीक है। ये मामला समझ में आया आपको? अब आते हैं एफसीएनआर अकाउंट पे। देखिए अब क्या होगा, जैसे मान लो यही यूएसडी अमाउंट जो था 10,000 का, अब राम ने एफसीएनआर अकाउंट यानी कि फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट अकाउंट इंडियन बैंक के साथ ओपन कराया, जिसमें उसने सिर्फ यूएसडी ही अमाउंट में पैसे को रखा। फॉरेन करेंसी के साथ ही ये डील करता है अमाउंट। ठीक है। तो ये अकाउंट, तो अब इस केस में यूएसडी 10,000 इसमें डिपॉजिट किया हुआ है। अब चाहे इंडियन रुपीस वीक हो या चाहे इंडियन रुपीस स्ट्रांग हो, क्या इस यूएसडी के अमाउंट पे कोई फर्क पड़ने वाला है? बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहां पर बैंक ने प्रॉमिस किया है कि आपने अगर एफडी में अपने अमाउंट्स को डिपॉजिट किया है तो यहां मैं आपको जो आपका 10,000 रुपए है, ठीक है, यूएसडी में जो भी आपका 10,000 डॉलर है ना, उसको तो मैं आपको पे करूंगा ही करूंगा मैच्योरिटी के बाद, और प्लस इस पे जो भी इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा वो भी मैं आपको दूंगा। तो यहां पर क्या हुआ? राम को फायदा देखने को मिला।
एक्सचेंज रेट के रिस्क से ये बच गया, राइट। लेकिन अगर नॉर्मल अकाउंट अगर ओपन कराता तो उस केस में क्या था, उसको नुकसान देखने को मिल रहा था। तो बेसिकली आपका एफसीएनआर अकाउंट क्या होता है, एक्सचेंज रेट के रिस्क से बचने के लिए, फ्लक्चुएशन से बचने के लिए हम एफसीएनआर अकाउंट को ओपन करते हैं, जिसमें आपके पैसे फॉरेन करेंसी में ही होते हैं। आई होप आप लोग इसको नहीं भूलेंगे, ठीक है। चलिए, तो एलिजिबल बैंक्स कौन कौन से होते हैं, तो अगेन जो भी ऑथराइज डीलर बैंक होंगे, जिसको आरबीआई ने परमिशन दिया है कि वो फॉरेन एक्सचेंज के साथ डील कर सकते हैं, या कोई ऐसा बैंक, अगेन दूसरा कोई बैंक है जिसको आरबीआई के द्वारा ऑथराइज किया गया है, वही आपका एफसीएनआर अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। नाउ कौन कौन सी करेंसीज होती है गाइस, तो करेंसी जो आरबीआई के द्वारा डेजिग्नेटेड की गई है वो है आपका यूएसडी यानी कि डॉलर, आपका हो गया पाउंड हो गया, ठीक है, ब्रिटिश पाउंड, यूरो हो गया, जापानीज येन हो गया। तो ये सारे करेंसीज हैं। बेसिकली एफसीएनआर का जो भी डिपॉजिट्स होता है ना, उसको हम फ्रीली कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी फॉरेन करेंसी में, जो कि आरबीआई के द्वारा डेजिग्नेटेड किया गया है, ठीक है। तो ये होता है आपका एफसीएनआर। तो एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या एफसीएनआर अकाउंट्स में हम इंडियन रुपीज में पैसे को रखते हैं, तो नहीं, ये आपका फॉरेन करेंसी में ही, जिस भी जगह आप काम कर रहे हो वहां की जो भी करेंसी होगी उसी अमाउंट, उसी करेंसी में आप पैसे को डिपॉजिट करके रखते हो। आइए आगे बात करते हैं। टाइप्स ऑफ डिपॉजिट क्या होता है, तो सीधा है, सिंपल है गाइस, सिर्फ और सिर्फ एफडी ही आप यहाँ पर ओनली टर्म डिपॉजिट अलाउ होता है। इसके अलावा कोई भी डिपॉजिट इसमें अलाउ नहीं है, यानी कि रेकरिंग डिपॉजिट वगैरह ये सब बिल्कुल भी परमिटेड नहीं है। तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चंस देखने को मिलता है। टेन्योर की बात करते हैं। जब आप एफसीएनआर अकाउंट को ओपन कराते हो, आपको पता है कि ये एफडी में डिपॉजिट होता है, मतलब बेसिकली ये एफडी अकाउंट है आपका, ठीक है। अब इस केस में ना आपका टेन्योर होता है, तो मिनिमम 1 साल तक तो एफसीएनआर में आपको अमाउंट को डिपॉजिट करके रखना ही पड़ेगा। तो दिस इज द मिनिमम टेन्योर। मैक्सिमम 5 साल तक आप रख सकते हो। इंटरेस्ट रेट कैसे लगाया जाता है, तो इंटरेस्ट रेट एज पर द आरबीआई का जो भी गाइडलाइंस है, फ्रेमवर्क है, उसके हिसाब से यहाँ पर आपको इंटरेस्ट लगाया जाता है। ये जो इंटरेस्ट है 2 तरीके के होते हैं गाइस। पहला होता है जिसको हम फिक्स रेट बोलते हैं, एंड दूसरा होता है फ्लोटिंग रेट। तो फिक्स रेट का क्या मतलब है, थ्रू आउट द इंटायर आपके जो भी डिपॉजिट्स होंगे सेम ही इंटरेस्ट आपको लगने वाला है। अगर 4% बोला गया है, अगर 2 साल के लिए आपने डिपॉजिट किया है, तो 2 साल के मैच्योरिटी के बाद 4 ही आपको लगने वाला है, कोई चेंजेस नहीं है। फ्लोटिंग रेट में क्या होता है, फ्लोटिंग रेट में आपका फ्लक्चुएट होता है, चेंज होता है। तो हर 6 महीने पे ना फ्लोटिंग रेट के केस में गाइस एवरी 6 मंथ पे यहां पर बैंक रिवाइज करती है इंटरेस्ट रेट को, ठीक। ये चीज आपको याद रखना है। अब यहां पर ये काम कैसे करता है, कैसे आपको यहां पर एफसीएनआर में इंटरेस्ट दिया जाता है, तो रेफरेंस रेट जो आपका होता है, या तो ओवरनाइट ऑल्टरनेटिव रेफरेंस रेट पे काम करता है, या तो स्वैप रेट पे, ठीक है। ये जो आपका स्वैप रेट होता है या ऑल्टरनेटिव रेफरेंस रेट होता है, ये किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है, तो एफबीआईएल के द्वारा, फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा इसको पब्लिश किया जाता है। अब जैसे मान लो एफबीआईएल जो है यूएसडी का रेफरेंस रेट यहां पर पब्लिश किया है, ठीक है, और ये रेफरेंस रेट है आपका 2.5%, ठीक है, ये आपका रेफरेंस रेट है। अब बैंक क्या करती है, बैंक सबसे पहले मार्केट को चेक करती है, यानी कि ये एफबीआईएल के द्वारा जो भी रेट पब्लिश किया गया है, सबसे पहले इसको चेक करती है, और इसके बाद इसमें ऐड करती है एक स्मॉल मार्जिन अंडर द आरबीआई लिमिट्स, ठीक है। तो आरबीआई लिमिट्स के हिसाब से यहां पर अपना स्मॉल रेट मार्जिन यहां पर ऐड करती है। जैसे मान लो यहां पर क्लियरली मेंशन किया गया है कि अगर आपका एफडी का टेन्योर एफसीएनआर में 3 साल से कम है, तो उस केस में कितना बेसिस पॉइंट लगता है, 2.50, यानी कि 2.5% यहां पर इंटरेस्ट आप इसमें टेन्योर में ऐड करते हो। लेकिन अगर 3 ईयर से 5 ईयर्स के बीच में है, तो आपका बेसिस पॉइंट बढ़ जाता है, कितना हो जाता है, 3.5, 350 बेसिस पॉइंट, तो इसको 3.5% आप बोलते हो, ठीक है। तो अब क्या होगा, अगर मान लो राम ने 2 साल के लिए एफसीएनआर अकाउंट में अमाउंट को डिपॉजिट कराया होगा, और एफबीआईएल के द्वारा जो आपका रेफरेंस रेट लगाया गया है वो 2.5% है। अब उस केस में यहां पर बैंक चेक करेगी कि 2 साल के लिए क्या हम यहां पर सीलिंग इंटरेस्ट रेट दे सकते हैं, तो 2.5 दे सकते हैं। तो 2.5 एक तो हो गया आपका एफबीआईएल के द्वारा जो पब्लिश रेट है, और प्लस जो भी आपका यहाँ पर सीलिंग रेट है 2.5, तो दोनों मिला के कितना हो गया, 5% हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपका इंटरेस्ट लगाया जाता है। आई होप समझ में आया होगा। दो दिस इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, लेकिन आपको पता तो होना चाहिए कि कैसे कैसे आपका यहाँ पर इंटरेस्ट लगता है एफसीएनआर अकाउंट में। नाउ इंटरेस्ट कैलकुलेशन की बात करते हैं, तो 360 डेज इज इक्वल्स टू 1 ईयर कैलकुलेट किया जाता है गाइस। यहाँ पे 360 दिन रखोगे उसको 1 ईयर के बराबर माना जाता है। इंटरेस्ट हर 6 महीने पे आपको ऐड किया जाता है, ईयरली बेसिस पे नहीं होता है।
एक्चुअल नंबर ऑफ डेज काउंटेड फॉर द रेसिड्यूअल पीरियड। समझिए इस बात को कि मान लो राम ने 1 साल 20 दिन के लिए अमाउंट को डिपॉजिट किया था एफसीएनआर में। अब इस केस में मैंने आपसे कहा कि हर 6 महीने पे आपका जो रेट होता है ना उसको रिवाइज किया जाता है और इंटरेस्ट को ऐड किया जाता है एवरी 6 मंथ। तो देखो एवरी 6 मंथ अगर किया गया तो 2 बार तो आपका रिवाइज कर दिया गया, लेकिन उसके बाद जो ये 20 दिन एक्स्ट्रा बच जाते हैं, तो ये जो 20 दिन एक्स्ट्रा होते हैं ना उसका इंटरेस्ट रेट आपका अलग से ऐड करके दिया जाता है, ना कि पूरे महीने का, फुल मंथ का पे नहीं किया जाएगा। जितना आपका एक्चुअल डेज होगा गाइस, उतना एक्चुअल डेज के हिसाब से आपको पे किया जाता है। सिमिलरली जैसे हमारा नॉर्मल एफडी अकाउंट होता है ना गाइस डोमेस्टिक, वैसा ही आपका यहाँ पे इंटरेस्ट काम करता है, कोई डिफरेंस नहीं है। रिन्यूअल की बात करते हैं विद इन 14 डेज। अब देखिए मैच्योरिटी हो गई है आपकी, 1 जून को आपका एफसीएनआर का जो एफडी था वो मैच्योर हो चुका है। अब इसके बाद आपको एक ग्रेस पीरियड 14 दिन का दिया जाता है कि इस 14 दिन के अंदर में आप अपना एफडी को यहाँ पर अगर ले लेते हो तो उस केस में किस तरीके का इंटरेस्ट लगाया जाता है। तो जैसे मान लो राम का 1 जून को एफडी मैच्योर हो गया एफसीएनआर का, ठीक है, वो गया 10 जून को क्लेम करने के लिए इस एफडी को, तो विद इन 14 डेज जा रहा है, तो उस केस में ओवर ड्यू पीरियड जो होगा, यानी कि ये जो 9 दिन है, क्योंकि एक को तो मैच्योर हो गया था, बाकी जो आपको 9 दिन बाद जो आप गए हो तो 9 डेज तो आपको ओवर ड्यू हो गया, एक्स्ट्रा हो गया, तो इसमें बैंक कैसे आपको इंटरेस्ट देने वाली है, तो लोअर ऑफ द रेट ऑफ द मैच्योरिटी डेट या रेट ऑन द रिन्यूएबल डेट। अब इस दोनों में से मैच्योरिटी डेट के रेट और रिन्यूअल डेट के रेट में जो भी लोअर होगा, मान लो मैच्योरिटी डेट का रेट है 4.5% और रिन्यूअल डेट का रेट है 4%, तो उस केस में कौन सा बैंक यहाँ पर 9 दिन के लिए आपको देने वाली है इंटरेस्ट, तो 4% पे देने वाली है, ठीक है, यही लिखा है। चलिए अगर 14 दिन के बाद आप जाते हो, ठीक है, मैच्योर हो गया 1 जून को और 14 दिन तक का आपको जो टाइमलाइन दिया हुआ था उसमें आप रिन्यूअल के लिए नहीं गए हो, आप गए 25 तारीख को, ठीक है, 25 जून को आप पहुंच गए रिन्यूअल के लिए। अब इस केस में क्योंकि ये 14 दिन के बाद आप जा रहे हो तो उस ओवरड्यू को कैसे ट्रीट किया जाएगा, फ्रेश डिपॉजिट की तरह गाइस ट्रीट किया जाएगा, यानी कि 1 जून तक तो आपको सेम ही इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन इसके बाद जो 24 दिन ओवरड्यू रहे हैं इसको शॉर्ट टर्म एफडी की तरह ट्रीट किया जाएगा और जो भी उस वक्त शॉर्ट टर्म एफडी का रेट होगा उसके हिसाब से आपको इसका प्राइस दिया जाता है, उसका इंटरेस्ट आपको प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो यही आपको लिखा है कि उसको हम कैसे ट्रीट करेंगे, एज अ फ्रेश डिपॉजिट ट्रीट करेंगे, तो ये चीज आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। चलिए आगे चलें, आइए अब हम बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन द डेथ ऑफ द डिपॉजिटर। अब डिपॉजिटर की डेथ हो गई है, ठीक है, मान लो राम ने 3 साल के लिए एफसीएनआर में अपने अमाउंट को डिपॉजिट किया था, 2 साल में ही इसकी डेथ हो गई, ठीक है, और 3 साल तक के लिए जब उसने एफसीएनआर कराया था ना तो उस केस में 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर बैंक उनको प्रोवाइड कर रही थी, लेकिन वो 2 साल में ही उनकी डेथ हो जाती है, तो क्या होगा, बाकी 1 साल के लिए कोई रेट चेंज हो जाएगा या बैंक क्लोज कर देगी, क्या करने क्या वाली है, तो बैंक यहाँ पर जब तक आपकी मैच्योरिटी कंप्लीट नहीं होगी टिल दैट जो भी कॉन्ट्रैक्टेड रेट आपको बताया गया था उसी रेट पे आपको यहाँ पर इंटरेस्ट प्रोवाइड करने वाली है, यानी कि 3 साल तक वेदर वो पर्सन की डेथ हो गई है, ठीक है, नहीं हुई है, मैच्योरिटी तक का जो भी आपका इंटरेस्ट आपको बोला गया था उसी इंटरेस्ट पे आपको पे किया जाएगा, ठीक है। पेड बिफोर मैच्योरिटी रेट फॉर द एक्चुअल पीरियड, कोई पेनल्टी आपको नहीं लगती है, जितना आपका अमाउंट होता है वो आपको पे कर दिया जाता है, ठीक है। अब डेथ हो गई है, ठीक है, तो अब इस केस में क्या होता है गाइस, देखिए मान लो आपकी डेथ हो गई, आपका 3 साल का एफडी था और 1 जून को ये मैच्योर होने वाला था, बट जो नॉमिनी था ना, जो आपके एफडी को क्लेम करने वाला था, वो मैच्योरिटी के बाद पहुंच रहा है, यानी कि मान लो वो 10 जून को पहुंच रहा है या 25 जून को पहुंच रहा है, ठीक है, आपके एफडी को क्लेम करने के लिए, तो उस केस में 1 जून तक तो आपको सेम ही इंटरेस्ट दिया जाएगा जितना आपको कॉन्ट्रैक्टेड रेट था, उसके बाद बाकी जो भी आपकी ओवरड्यू पीरियड होगी उस पे कैसे लगेगा, सिंपल इंटरेस्ट लगेगा, तो आफ्टर मैच्योरिटी जो रेट कैसा लगेगा, सिंपल इंटरेस्ट की तरह लगेगा, ठीक है, सेम है गाइस जैसा आपने नॉर्मल एफडी में पढ़ा है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है इसमें। अच्छा, तो ये जो सिंपल इंटरेस्ट आपको लगाया जाता है ना आफ्टर मैच्योरिटी,
तो ये कौन सा सिंपल इंटरेस्ट होता है? अंडर द आरएफसी अकाउंट स्कीम, ठीक है। तो अगर आपकी डेथ हो जाती है, डेथ के बाद, मैच्योरिटी के बाद क्लेम किया जा रहा है अमाउंट को, तो मैच्योरिटी तक सेम अमाउंट, उसके बाद आपका सेविंग बैंक रेट लगेगा जो भी आरएफसी अकाउंट के अंदर होगा, ठीक है। चलिए, रेसिडेंट क्लेमेंट होगा अगर, तो जैसे मान लो आपकी डेथ हो जाती है, अब उसके केस में आपके जो नॉमिनी है, ठीक है, वो इंडियन रेसिडेंट है, ठीक है, इंडिया में रहते हैं, इंडियन रेसिडेंट है ये। तो उस केस में जो भी आपका एफसीएनआर अकाउंट में फॉरेन करेंसी में जो भी पैसा था, सबसे पहले बैंक उसको इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करेगी, और कन्वर्ट करने के बाद डोमेस्टिक टर्म डिपॉजिट के हिसाब से जो भी रेट होता है वो उनको प्रोवाइड कर देगी, ठीक है, मैच्योरिटी के बाद, ठीक है। तो ये आपका बेसिक है। आइए, इंटरेस्ट ऑन द रिटर्न ऑफ द एनआरआई टू इंडिया। अब राम ना वापस आ रहा है, इंडिया आ रहा है, ठीक है। अब उसने एफसीएनआर में जो अकाउंट रखा था ना गाइस, वो 3 साल तक के लिए था, ठीक है, जिसमें यहां पर इंटरेस्ट 4% पे किया जा रहा था, ठीक। अब राम ने, अब अब्रॉड में उसको नहीं रहना, अब वो आना चाहता है इंडिया, वो 2 साल के अंदर में ही इंडिया आ गया, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा? क्या बैंक एफसीएनआर अकाउंट को बंद कर देगी क्योंकि वो वापस आ गया है मैच्योरिटी के बाद? क्योंकि एफसीएनआर अकाउंट को अगर आप इंडियन रेसिडेंट हो तो ओपन नहीं कर सकते, ना ही आप उसको रख सकते हो, क्योंकि ये एनआरआई एंड पीआईओ के लिए है, राइट। अब इस केस में क्या होता है? देखिए, इस केस में जब तक आपकी मैच्योरिटी नहीं होती है तब तक तो सेम इंटरेस्ट लगता है, लेकिन अब एफसीएनआर अकाउंट को कैसे ट्रीट किया जाएगा? रेसिडेंट डिपॉजिट्स की तरह इसको ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। जिस डेट को आप रिटर्न आ गए इंडिया, परमानेंटली आप आ ही गए हो, तो उस केस में ये एफसीएनआर कैसे ट्रीट किया जाएगा? रेसिडेंट डिपॉजिट्स की तरह ट्रीट किया जाएगा। लेकिन जब तक आपका जो 3 साल का टेन्योर है, तब तक आपको सेम ही जो आपको कॉन्ट्रैक्टेड रेट दिया गया था, उसी रेट पे आपको यहां पर इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। नाउ, अब जैसे ही आपका मैच्योरिटी 3 साल खत्म होता है, अब इस अकाउंट को आप चाहो तो रेसिडेंट रूपी डिपॉजिट्स में कन्वर्ट करा सकते हो या आरएफसी अकाउंट में कन्वर्ट करा सकते हो। तो देखिए, अगर आपको इंडियन रुपीज में पैसे को रखना है तो आप एफसीएनआर को कन्वर्ट करा लो रेसिडेंट रूपी डिपॉजिट में, लेकिन अगर आपको फॉरेन करेंसी में ही अमाउंट को रखना है तो आप आरएफसी अकाउंट को ओपन करा सकते हो, ठीक है, अगर आप एलिजिबल हो तो। अब जो नया डिपॉजिट्स आएगा, अब जब आपने मैच्योरिटी के बाद कन्वर्ट करा लिया, तो जो भी अब आपका नया इंटरेस्ट न्यू डिपॉजिट के रूल्स के हिसाब से लगने वाले हैं, तो यही चीज आपको लिखी हुई है। चलिए, अब हम यहां पे बात करेंगे कन्वर्जन के बारे में। जब इंटरेस्ट ऑन द कन्वर्जन टू आरएफसी या रेसिडेंट रूपी अकाउंट, तो अगर इंटरेस्ट होगा, कैसे इंटरेस्ट लगता है ये तो मैंने आपको वैसे पहले ही बता दिया है। जो भी आपका सेविंग रेट होता है ना अंडर आरएफसी स्कीम, उसके हिसाब से आपको इंटरेस्ट यहाँ पे लगेगा। अगर आपने आरएफसी में अकाउंट में कराया है या रेसिडेंट रुपये में कराया, तो जो भी नॉर्मल आपका टर्म डिपॉजिट का इंटरेस्ट होता है उसके हिसाब से लगता है, इवन इफ डिपॉजिट इज लेस देन मिनिमम पीरियड। एफसीएनआर कहता है कि अगर आपने इसमें अमाउंट को डिपॉजिट कराया है तो मिनिमम 1 साल तक तो आपको उसको मेंटेन करके रखना होगा। लेकिन राम ना 6 महीना के अंदर ही वापस आ गया, 6 मंथ के अंदर वापस आ गया। तो बहुत लोगों को क्या लगता है, या बैंकर्स या स्टूडेंट्स ये कंफ्यूज करते हैं कि अगर 1 साल का उन्होंने टेन्योर कंप्लीट ही नहीं किया है एफसीएनआर के अकाउंट्स में, तो बैंक इस पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं देने वाली है। ऐसा लगता है, बट ऐसा बिल्कुल होता नहीं है। अगर आप 6 मंथ के अंदर आ भी जाते हो, यानी कि आपका मिनिमम जो है पीरियड कंप्लीट नहीं भी होता है, उस केस में भी आपको इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाता है। कैसे प्रोवाइड किया जाता है? तो जो भी आपका सेविंग रेट होगा अंडर आरएफसी स्कीम, उसके तहत आपको यहाँ पे इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाता है। बेसिकली, चाहे आप लेस देन अ टाइम पीरियड आ जाओ या टाइम पीरियड के कंप्लीट होने के बाद आओ, आपको इंटरेस्ट दिया जाता है, ठीक है। बस टर्म्स एंड कंडीशंस बदल जाते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। आइए, प्री मेच्योर विड्रॉवल की बात करें। क्या प्री मेच्योर विड्रॉवल अलाउ है? देखिए, वैसे तो बैंक्स प्री मेच्योर विड्रॉवल के लिए मना ही करती है, लेकिन जैसे हमने एफडी के केस में देखा था, मैं हमेशा आपको इंडियन डोमेस्टिक वाले से रिलेट करके बताती हूँ ताकि आपको भी समझ में आए। जो बिल्कुल ही बैंकिंग बैकग्राउंड से नहीं है उनके लिए मैं इस तरीके के एग्जाम्पल्स लेकर के आती हूँ, ठीक है। चलिए, तो देखिए, एफडी, नॉर्मल एफडी में क्या होता है, प्रीमेच्योर अगर आप विड्रॉवल करते हो तो 1% यहाँ पर पेनल्टी चार्ज लगती है। तो सिमिलरली अगर एफसीएनआर अकाउंट में भी प्रीमेच्योर विड्रॉवल करा रहे हो तो उस केस में आपको पेनल्टी लगेगी, है ना। लेकिन यहाँ पर जब भी पेनल्टी वगैरह लगती है ना, तो बैंक क्लियरली आपको इन्फॉर्म करती है, यानी डिपोजिटर को बताती है कि किस तरीके से आपकी पेनल्टी लगने वाली है, जैसे नॉर्मल एफडी के केस में होता है। नाउ, बैंक कैसे यहां पर करती है? तो रिकवर करती है स्वैप कॉस्ट एट इट्स डिस्क्रिशन। समझेंगे इसको क्या कहना चाह रहा है। देखिए, एफसीएनआर अकाउंट है, ठीक है, आपने मान लीजिए यूएसडी
USD 10,000 आपने FCNR अकाउंट में डिपॉजिट किया है फॉर द 5 ईयर्स, ठीक है। अब इस केस में क्या होता है, आपने इंडियन बैंक के साथ ये FCNR अकाउंट को डिपॉजिट किया है, अमाउंट को डिपॉजिट किया है, तो इंडियन बैंक तो इंडियन रुपीज में ही डील करती है ना गाइस। लेकिन बैंक आपसे ये प्रॉमिस करती है कि जो भी आपका फॉरेन करेंसी है, ठीक है, 5 साल के बाद आपको USD 10,000 मिलेगा और साथ के साथ जो भी इंटरेस्ट यहाँ पर है वो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ये बैंक आपको प्रॉमिस करती है। अब इस केस में क्या होता है, बैंक एक स्वैप अग्रीमेंट में एंटर करती है। स्वैप अग्रीमेंट में यहां पर बैंक इंटर करती है इनटू द मार्केट, जहां पर स्वैप कॉस्ट यानी कि मतलब ये होता है कि बैंक यहां पर पेमेंट करती है ताकि प्रोटेक्ट किया जाए बैंक को फ्रॉम द फ्लक्चुएशन। जो भी आपका करेंसी फ्लक्चुएशन होगा उससे बचने के लिए बैंक यहां पर स्वैप कॉस्ट प्रोवाइड करती है स्वैप अग्रीमेंट के थ्रू। तो बैंक यहां पर फॉरेक्स स्वैप में एंटर करती है। तो अब क्या होता है, इस स्वैप में क्या होता है ना गाइस, कि जो स्वैप कॉस्ट बैंक यहां पर प्रोवाइड करती है ना, वो जितने टेन्योर के लिए आपने यहां पर अपनी FCNR में FD कराई है उतने टेन्योर के लिए होती है। यानी कि आप इस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेच नहीं कर सकते हो। अगर यहाँ पर 5 साल के लिए बैंक ने स्वैप कॉस्ट पे किया है तो 5 साल तक आपको जो है कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेच नहीं करना है। लेकिन व्हाट इफ कि कस्टमर यहां पर विड्रॉ कर लिया मैच्योरिटी से पहले, 5 साल की मैच्योरिटी थी, अब उसने 3 साल के अंदर ही इसको क्या किया, विड्रॉ कर लिया, इसको वापस ले लिया। अब इस केस में बैंक को तो जो स्वैप कॉस्ट इसने पे किया था, अब क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ब्रेच हो गया है, अग्रीमेंट में ब्रेच आया है, तो बैंक को यहां पर पे करना पड़ता है, बैंक को यहां पर लॉस देखने को मिलता है, ठीक है। अब इस केस में ये बैंक खुद डिसाइड करती है कि वेदर वो स्वैप कॉस्ट आपसे लेने वाली है या नहीं लेने वाली है। तो उसी को बोला जाता है रिकवर स्वैप कॉस्ट एट इट्स डिस्क्रेशन, ठीक है। तो बैंक खुद डिसाइड करती है, ठीक है। तो अब पेनल्टी तो आपको लगता है, तो पेनल्टी में आपके ये सारे चार्जेस वगैरह ऐड करके आपको दिया जाता है। इसी को स्वैप कॉस्ट कहते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए, पेनल्टी एप्लीकेबल किस पे होती है, अगर आप प्री मेच्योर विड्रॉवल कर रहे हो, सीधी सी बात है। अब प्री मेच्योर विड्रॉवल करोगे तो बैंक को तो स्वैप कॉस्ट में लॉस देखने को मिलेगा ना, जो भी उसने पे किया है उसको प्राइस तो आपको लॉस की तो भरपाई कस्टमर ही करेगा, और कौन करेगा, ठीक है। और या अगर जब आप कन्वर्जन कराते हो FCNR या NRE अकाउंट में, ठीक है, तो जब आप कन्वर्जन कराते हो उस केस में भी आपको पेनल्टी लगती है। पेनल्टी कहां कहां नहीं लगती है, तो अगर आप स्प्लिट करा रहे हो डिपॉजिट को, अब मान लो आपने USD 20,000 FCNR अकाउंट में डलवाया था, अब इसको आप स्प्लिट करा रहे हो USD 10 के एंड USD 10 के, कोई फर्क नहीं पड़ता है, स्प्लिट करा रहे हो सेमी करेंसी में, क्या फर्क पड़ता है, कोई आपको पेनल्टी नहीं है। या जब आपका कन्वर्जन होता है FCNR अकाउंट इनटू RFC अकाउंट, तो जब RFC अकाउंट में आपका कन्वर्जन होता है तो कोई भी बैंक आपसे पेनल्टी नहीं लेती है। या ट्रांसफर ऑफ द बिजनेस टू अनदर बैंक, अब मान लो बैंक A और बैंक B मर्ज हो रही है, तो उस केस में जो भी आपका अकाउंट होगा उसको ट्रांसफर किया जाएगा, तो उसमें भी कोई आपको पेनल्टी नहीं लगता है। और बाकी जितने भी रूल्स है ना अकाउंट्स के, FCNR अकाउंट के, वो सिमिलर होते हैं जैसे NRE अकाउंट्स में होते हैं। अब यानी कि रिपाट्रिएशन की बात कर लो या नॉमिनेशन की बात कर लो, डेथ ऑफ द डिपोजिटर हो गया, तो जो भी हमने NRE अकाउंट में बाकी के रूल्स एंड गाइडलाइंस पढ़े थे वो सिमिलर आपको FCNR अकाउंट में होता है, ठीक है। तो यहां पर की पॉइंट्स आपको क्या क्या समझ में आया कि FCNR अकाउंट्स जो होता है गाइस, मैं एक बार लिख देती हूं, रिवीजन हो जाएगा आप लोगों का। FCNR अकाउंट हमेशा फॉरेन करेंसी में होता है, ठीक है, फॉरेन करेंसी में होता है। दूसरा, इसको NRI या PIO ही ओपन कर सकते हैं। प्री मेच्योर विड्रॉवल होता है तो पेनल्टी लगती है आपको। इसके अलावा अगर यहां पर NRI पर्सन परमानेंटली रिटर्न आ रहा है तो उसके पास 2 ऑप्शन होता है, या तो आप RFC अकाउंट में इसको चेंज करा लो या आप रेसिडेंट अकाउंट में इसको चेंज करा लो, ठीक है। मिनिमम FCNR में आपको 1 साल तक का मिनिमम आपको यहाँ पर सीलिंग होता है, मैक्सिमम मिनिमम सीलिंग आपको होता है यहाँ पे, 1 साल तक आपको इसमें अमाउंट को डिपॉजिट करके रखना होता है, ठीक है। तो ये आपके कुछ बेसिक पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं। और इसमें मैक्सिमम FCNR में क्या अमाउंट होता है सीलिंग का, तो 5 ईयर, मैक्सिमम कितना हो गया, 5 साल हो गया, और मिनिमम कितना होता है यहाँ पे, 1 साल होता है। और ये जो अकाउंट ओपन होता है इंडियन बैंक में आप अकाउंट्स को ओपन कराते हो, ये भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। जो भी आपको इंटरेस्ट पे किया जाता है FCNR में वो भी आपके फॉरेन करेंसी में होता है। किसी भी फॉरेन करेंसी में ये कन्वर्टेबल होता है, जो भी आपका डेजिग्नेटेड है बाय RBI, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा हम फॉरेन FCNR अकाउंट में ही FCNR अकाउंट को क्यों ओपन कराते हैं, ताकि हम
एक्सचेंज रेट के रिस्क से बच सके। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये सारे आपके टॉपिक्स हैं, आई होप समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन करते हैं। जो एग्जाम में से क्वेश्चन पूछा गया था गाइस, मई 2023 का क्वेश्चन है, फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट अकाउंट कैन बी ओपनड एज, कैसे ओपन किया जाता है इसको, इन सेविंग अकाउंट, रेकरिंग डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, ऑल ऑफ द अबव। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? अब जिन लोगों ने पढ़ा नहीं होगा वो तो ऑल ऑफ द अबव लगा के आएंगे, क्योंकि उनको एनआरओ अकाउंट याद आएगा, लेकिन एफसीएनआर किस में होता है? आपका फिक्स डिपॉजिट में। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बेसिक सा क्वेश्चन था, कुछ भी टफ था इसमें, कुछ टफ नहीं था। आइए प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। एफसीएनआर अकाउंट इज मेंटेन्ड इन, किसमें मेंटेन करके रखते हैं हम? इंडियन रुपीज में, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स में, फ्रीली कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी या एनी फॉरेन करेंसी। तो ये किसी भी फॉरेन करेंसी में फ्रीली कन्वर्टेड होता है। तो ऑप्शन सी अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। नाउ एक और क्वेश्चन करते हैं। मिनिमम एंड मैक्सिमम टेन्योर ऑफ एफसीएनआर डिपॉजिट इज, मिनिमम टेन्योर बताना है एफसीएनआर डिपॉजिट का और मैक्सिमम टेन्योर। मैंने आपको बोला था कि मिनिमम 1 साल होता है और मैक्सिमम आपका 5 साल होता है। कौन से स्टेटमेंट में आपको ये दिख रहा है गाइस? ऑप्शन ए 7 days to 10 years, ऑप्शन बी 6 months to 5 years, ऑप्शन सी 1 year to 5 years या ऑप्शन डी 1 year to 10 year। व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? अब तो बेसिक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 1 year to 5 year, ठीक है ना। चलिए इसके बाद अब हम बात करने वाले हैं स्पेशल नॉन रेसिडेंट रूपी अकाउंट के बारे में। किसके द्वारा ओपन किया जाता है, क्यों ओपन किया जाता है, कहां ओपन किया जाता है? 3-4 सवाल होंगे ना आपके पास, उन चारों सवाल के जवाब यहां पर मैं आपको देने वाली हूं। चलिए समझते हैं। ये आपका एक स्पेशल रूपी अकाउंट होता है गाइस, रूपी अकाउंट है ये। किसके द्वारा ओपन किया जाता है? जो फॉरेन नेशनल्स होते हैं उनके द्वारा इसको ओपन किया जाता है, फॉरेन एंटिटीज, फॉरेन नेशनल्स के द्वारा इसको ओपन किया जाता है। तो गाइस देखिए यहां पर ये किस पर्पस के लिए होता है? तो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस पर्पस के लिए। जैसे कोई यूएस की कोई कंपनी है, ठीक है, यूएस की कंपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहती है किसी इंडियन कंपनी में, इंडिया के किसी कंपनी में उसको इन्वेस्टमेंट करना है। अब क्योंकि वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो आपको पता है इंडिया तो रुपीज में डील करता है, चाहे कोई भी बैंक हो वो भी रुपीज में डील करता है। तो ये जो यूएस की कंपनी है ये कौन है? हमारे लिए तो फॉरेन नेशनल्स है ये। अब ये फॉरेन नेशनल का इंडिया में तो कोई ऐसा सेविंग अकाउंट है नहीं, और ना ही कोई ऐसा सेविंग अकाउंट अलाउ है कि आप नॉर्मल सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हो, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो इसके पास तो है ही नहीं इंडिया में कोई सेविंग अकाउंट जिसमें वो रुपीज में डील कर सके। तो यहां पर क्या होता है कि उनको दिक्कत आती है। तो इस केस में आरबीआई ने एक स्पेशल नॉन रेसिडेंट रूपी अकाउंट यहां पर अलाउ किया है इन लोगों के लिए, कि जो लोग भी बाहर के कंट्री के हैं और इंडिया के कंपनी के साथ और इंडिया में कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं, तो उनको एसएनआरआर अकाउंट को ओपन करना होगा, जिसमें वो इंडियन रुपीज में अपने पैसे को रख सकते हैं, ठीक है, और इंडियन रुपीज इंडिया में डील कर सकते हैं। तो अब क्या हुआ, मान लो जैसे यूएस कंपनी है इंडियन कंपनी के साथ यहां पर मान लो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रही है। अब इंडियन कंपनी बायर है और यूएस कंपनी जो है सेलर है। यूएस कंपनी ने मान लो सेलर है तो मशीनरी वगैरह इंडिया में भेजा। अब इस मशीनरी का कॉस्ट जो होगा इंडियन कंपनी यहाँ पे पे करेगी, क्योंकि इंडियन कंपनी तो बायर है, यहाँ पे खरीद रही है। तो जो भी वो खरीदेगी, मान लो 10 करोड़ का है, तो ये 10 करोड़ का जो अमाउंट होगा ना, ये इंडियन कंपनी किस में डालेगी? एसएनआरआर अकाउंट में डालेगी। अब ये जो फॉरेन नेशनल्स है इस एसएनआरआर अकाउंट का इस्तेमाल करेंगे वेंडर को पेमेंट करने के लिए, जो भी इंडिया में टैक्सेस वगैरह होंगे और अदर जो भी आपके इंडियन यहाँ पर बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड काम होंगे, उसमें इसका खर्चा, उसमें इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए ही इस एसएनआर अकाउंट को ओपन किया गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसको गवर्न किया गया है बाय फेमा एंड आरबीआई गाइडलाइंस। तो आरबीआई और फेमा के गाइडलाइंस के अंदर में रहते हुए आपको इस अकाउंट को ऑपरेट करना है। नाउ ये जो आपका अकाउंट होता है गाइस टेम्पररी बेसिस पे होता है। पहले तो ये भी समझ लीजिए कि ये टेम्पररी है। जितने टाइम पीरियड के लिए आपका बिजनेस होगा उतने टाइम पीरियड के लिए आपका अकाउंट होने वाला है। नाउ जैसे आपका बिजनेस खत्म हो गया, इंडिया के साथ आपका बिजनेस वगैरह आपने रैप अप कर दिया है, अब इस केस में जो एसएनआरआर अकाउंट में जो भी पैसे बचते हैं उसका क्या होता है? तो उसमें आपके जो भी इंडियन टैक्सेस है, इंडियन पेमेंट्स वगैरह सारी चीजें करने के बाद इसको आपके फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करके आपके अकाउंट में इसको विड्रॉ कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये होता है आपका एसएनआरआर अकाउंट, टेम्पररी अकाउंट होता है, इंडियन रुपीज में होता है लेकिन, ठीक है। स्पेशल ये रुपी अकाउंट है फॉर द फॉरेन नेशनल्स। आई होप यहां तक आप लोगों को कोई डाउट नहीं हुआ होगा। चलिए, तो एलिजिबल पर्संस कौन है? तो एनी पर्संस रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया हैविंग अ बिजनेस इंटरेस्ट इन इंडिया। अब समझ में आया? चलिए,
पाकिस्तान और बांग्लादेश के अगर कोई नेशनल्स है, एंटिटीज है, तो उनके लिए आरबीआई की प्रायर अप्रूवल लगती है। अगर आपको बिजनेस करना है इंडिया में तो प्रायर अप्रूवल की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग की जाती है आरबीआई के द्वारा। ठीक, चलिए आइए आज अब बात करते हैं। अगेन हमने देख लिया है कि जो भी आपका बिजनेस ट्रांजैक्शंस वगैरह करना होता है उसके लिए आप इस अकाउंट को ओपन करते हो। कहां कहां इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, कौन कौन से बिजनेस इंटरेस्ट इसमें इंक्लूडेड होते हैं। तो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो इंडिया में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो, ट्रेडिंग कर रहे हो, लोन्स ले रहे हो इंडियन किसी कंपनी से, फाइनेंशियल सर्विसेज ले रहे हो बाय आईएफएससी यूनिट। अब आईएफएससी यूनिट क्या होता है गाइस? तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर इसको बोलते हैं। क्या है ये? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर इसको कहते हैं। ठीक है, अब ये ना जितने भी फॉरेन नेशनल्स होते हैं ना, उनको इंश्योरेंस, बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट, इस सब तरीके की जो है फैसिलिटीज ये प्रोवाइड करता है। ठीक है, इस तरीके की फाइनेंशियल सर्विसेज आईएफएससी यूनिट फॉरेन नेशनल्स को प्रोवाइड करता है। तो आप उसमें आपको ये सारे बिजनेसेस एसएनआर अकाउंट में इंक्लूडेड होते हैं। और जो बिजनेस ट्रांजेक्शन आप करते हो आउटसाइड द गिफ्ट सिटी, तो अगर आउटसाइड गिफ्ट सिटी क्या होता है? अब गिफ्ट सिटी का मतलब होता है गुजरात, समझिएगा, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी इसको बोलते हैं। ठीक है, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, इसी को गिफ्ट सिटी बोला जाता है। गाइस इसका जो हेडक्वार्टर है या ये जो लोकेटेड है ये कहां है? गांधीनगर गुजरात। गांधीनगर गुजरात। ये आउट ऑफ सिलेबस है बट मैं आपको बता रही हूं। ठीक है, तो दिस इज द इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल सर्विस सेंटर। ये इंडिया का पहला इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है जिसको हम गिफ्ट सिटी बोलते हैं। तो इसको सरकार के द्वारा, आरबीआई के द्वारा स्पेशली क्रिएट किया गया है ताकि जो भी ग्लोबल हम लोग बिजनेस करते हैं ना, ग्लोबल बिजनेस ट्रांजेक्शंस होता है, उसके लिए इस गिफ्ट सिटी को जो है एस्टैब्लिश किया गया, इसको क्रिएट किया गया। ठीक है, तो अब आउटसाइड गिफ्ट सिटी अगर आप कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शंस करना चाहते हो, अब जैसे मान लो आप मुंबई में करना चाहते हो बिजनेस, ठीक है, तो मुंबई के किसी भी बैंक के जो ऑथराइज डीलर बैंक होंगे उनके ब्रांच में जाकर के आप यहाँ पर एसएनआर अकाउंट, एसएनआर अकाउंट को ओपन करा सकते हो, क्योंकि आप मुंबई में ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो वहां पे आप एसएनआर अकाउंट ओपन करा सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको फिर गिफ्ट सिटी में ही, आपको गिफ्ट सिटी के ब्रांच में ही जाकर के अकाउंट को ओपन कराना है। ठीक है, तो वही लिखा है कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस आउटसाइड गिफ्ट सिटी भी आप कर सकते हो। ठीक है, ये आपको अलाउ होता है और इसके लिए आप एसएनआर अकाउंट को ओपन करा सकते हो। टेन्योर की बात करते हैं गाइस, मैंने आपको पहले बोल दिया कि जो भी आपका बिजनेस का टाइम पीरियड होगा, जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड होगा, उस कॉन्ट्रैक्ट पीरियड तक ही आपका टेन्योर रहेगा। उसके बाद इसको डिसॉल्व कर दिया जाएगा, जो भी अमाउंट है आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा टैक्सेस वगैरह काटने के बाद। ठीक है, तो मैक्सिमम इसका पीरियड क्या होता है? एसएनआर अकाउंट का मैक्सिमम 7 इयर्स का पीरियड होता है। अब 7 इयर्स के बाद भी आप उस बिजनेस को इंडिया में कंटिन्यू करना चाहते हो तो उस केस में आरबीआई की अप्रूवल की रिक्वायरमेंट लगती है। ठीक है, आइए आगे बात करेंगे बिजनेस वाइज सेग्रीगेशंस। तो देखिए अकाउंट जो है ना क्लियरली आपका मेंशन होना चाहिए फॉर द स्पेसिफिक बिजनेस पर्पस। तो जब एसएनआर अकाउंट आप ओपन कराते हो ना तो आपको स्पेसिफिक बिजनेस पर्पस आपका बताना पड़ता है। अब जैसे मान लो आप कर रहे हो इन्वेस्टमेंट इन इंडियन बॉन्ड, जैसे इंडिया के बॉन्ड में, या आप यहां पर मशीनरी वगैरह इंपोर्ट कर रहे हो, मशीनरी की सर्विसेज दे रहे हो। ठीक है, तो आपको स्पेसिफिकली आपको बताना पड़ेगा, और जो भी आपने इन्वेस्टमेंट इंडियन बॉन्ड में किया है इसके लिए आपका अलग एसएनआर अकाउंट होगा, अलग अकाउंट होगा, और जो भी आपका मशीनरी का बिजनेस है उसके लिए भी आपका अलग अकाउंट होगा। यूएस कंपनी है, वो चाहती है कि ये दोनों ही जो ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं वो एक ही अकाउंट से होने चाहिए एसएनआर के, ना कि दो अलग अलग अकाउंट से हो रहे हैं। तो वो भी आपको अलाउ होता है ओनली इफ बैंक अगर समझ पाती है, बैंक सेग्रीगेट कर पा रही है कि हाँ ये आपका इन्वेस्टमेंट बॉन्ड वाले का ट्रांजेक्शन है और ये आपका मशीनरी का ट्रांजेक्शन है, तभी आपका जो है इस तरीके का वन अकाउंट से मल्टीपल आप बिजनेस ट्रांजेक्शन कर सकते हो, अदरवाइज अलाउ नहीं है। समझ में आया? यही चीज आपको लिखी हुई है यहाँ पे। आगे चलते हैं, ट्रांजेक्शन इन द अकाउंट। देखिए क्रेडिट डेबिट बैलेंस जो भी होता है ना वो आपका जेन्युइन बिजनेस पर्पस के लिए होना चाहिए, बिजनेस ऑपरेशंस के लिए ही होना चाहिए। इसके अलावा कोई भी तरीके का ऑपरेशन आप नहीं कर सकते हो। मान लो 10 करोड़ आपके इंडियन कंपनी ने, बायर ने आपको पे किया है इन एसएनआर अकाउंट, क्रेडिट किया है, तो अब इसका इस्तेमाल करोगे, जो भी आपके वेंडर्स वगैरह होंगे, जो भी आपके इंडिया टैक्सेस होंगे, बिजनेसेस होंगे, उन्हीं के लिए आप इसका इस्तेमाल करोगे। ठीक है, अब मान लो आपके बैंक अकाउंट में, एसएनआर अकाउंट में 50 करोड़ रुपीज
डाला हुआ है, अब आप इसके बिजनेस का जस्टिफिकेशन नहीं दे पा रहे हो, तो ये बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। ऑथराइज जो भी डीलर होंगे वो यहाँ पर स्ट्रिक्टली फेमा गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे, ठीक है, आपके एसएनआर अकाउंट में। नाउ रेस्ट्रिक्शंस है क्या कुछ, तो गाइस देखिए, जो भी आपका फॉरेन एक्सचेंज होता है वो अवेलेबल नहीं है टू एनी पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। अब मैंने आपको पहले ही कहा कि ये इंडियन के लिए तो अकाउंट नहीं है, तो अब यहां पर कोई भी फॉरेन एक्सचेंज कोई इंडियन रेसिडेंट के द्वारा किया जा रहा है तो बिल्कुल ही रेस्ट्रिक्टेड है, ठीक है। प्रोहिबिशंस क्या है कि एनआरओ अकाउंट में आप एसएनआरआर अकाउंट्स को ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, अलाउ नहीं है। क्यों नहीं अलाउ है गाइस, देखिए एनआरओ में मैंने आपको क्या बताया था, इंडिया से अगर कोई इनकम आ रहा है, आपका डिविडेंड आ रहा है, कोई रेंट आ रहा है, तो हम एनआरओ अकाउंट्स में रखते हैं, राइट। लेकिन एसएनआरआर अकाउंट किसके लिए है, तो एसएनआरआर अकाउंट है कि कोई फॉरेन का पर्सन है जो इंडिया के साथ बिजनेस करना चाहता है, इंडियन कंपनी के साथ, तो वो उसके पैसे है। तो दोनों क्या है, अलग अलग चीजें है ना, तो दोनों को एक साथ मिक्स नहीं कर सकते हैं। कोई भी इंटरेस्ट आपको पे नहीं किया जाता। अब ऐसा है कि मान लो 10 करोड़ रुपए आपके एसएनआरआर अकाउंट में है, तो उस पे बैंक आपको कोई सेविंग अकाउंट की तरह इंटरेस्ट वगैरह नहीं देती है। नाउ रिपाट्रिएशन बिल्कुल फुल्ली रिपाट्रिएटेड है, वो तो मैंने आपको बता ही दिया है। जैसे आपका टेन्योर खत्म होगा, टैक्सेस वगैरह अप्लाई करने के बाद आपका अमाउंट वापस आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब अकाउंट होल्डर मान लो रेसिडेंट बन गया, देखो कोई यूएस का जॉन है, ठीक है, अब जॉन ना इंडिया का परमानेंट अब मेंबर बनना चाहता है, परमानेंट रेसिडेंट बनना चाहता है, तो उस केस में जो उसका एसएनआर अकाउंट होगा, अब वो रेसिडेंट अकाउंट की तरह ट्रीट किया जाएगा। नॉमिनेशन की फैसिलिटीज आपको एसएनआर अकाउंट में दी जाती है, लेकिन फॉर द इंडिविजुअल ओनली। अब जॉन ने एसएनआर अकाउंट ओपन कराया होगा तो ये यहाँ पर नॉमिनेशंस दे सकता है, लेकिन अगर कोई बिजनेस है, XYZ कोई कंपनी है यूएस की, वो एसएनआर में कोई भी नॉमिनी नहीं रख सकती है, वो फैसिलिटीज आपको नहीं प्रोवाइड की गई है, ठीक है। डेथ ऑफ द अकाउंट होल्डर, अब मान लो यहां पर अकाउंट होल्डर का डेथ हो जाता है, तो जो भी आपका बैलेंस होगा उसको क्रेडिट कर दिया जाएगा एनआरओ एनआरई अकाउंट में इन इंडिया ऑफ द नॉन रेसिडेंट नॉमिनी। कोई नॉन रेसिडेंट नॉमिनी है तो उस केस में आपको जो भी अमाउंट होगा एनआरई या एनआरओ अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। या अगर वो पर्सन, जैसे एग्जांपल से समझो जॉन है, ठीक है, जॉन की डेथ हो जाती है, अब इसका जो सन है वो नॉमिनी था, वो इंडिया में रह रहा है, तो उसका जो भी एनआरई एनआरओ अकाउंट होगा उसमें मनी को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। नाउ अगर सन इंडिया में नहीं है, सन बाहर यूएस वगैरह में ही रह रहा है, तो उस केस में आपका जो भी मनी होगा उसको अब्रॉड के आपके जो भी अकाउंट्स होंगे उसमें ट्रांसफर कर दिया जाएगा। सिमिलर जैसे कि आपका नॉर्मल बैंकिंग चैनल के थ्रू होता है, वैसे ही आपको ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आपका बेसिक सा क्या है, एसएनआर अकाउंट के बारे में है गाइस। आई होप आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया होगा। आया है समझ में तो एक क्वेश्चन कर ले फटाफट से। एसएनआरआर अकाउंट इज प्राइमरली मेंट फॉर, किन के लिए है गाइस ये, पर्सनल सेविंग्स ऑफ एनआरआई, सैलरी इनकम ऑफ द फॉरेन नेशनल्स एंटिटीज हैविंग बिजनेस इंटरेस्ट इन इंडिया, या रेसिडेंट इंडियंस डूइंग फॉरेन ट्रेड। करेक्ट आंसर क्या होगा, ये किन के लिए है, फॉरेन नेशनल्स और एंटिटीज हैविंग बिजनेस इंटरेस्ट इन इंडिया, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आइए एक और क्वेश्चन करेंगे। मैक्सिमम टेन्योर ऑफ एन एसएनआरआर अकाउंट, एसएनआरआर का मैक्सिमम टेन्योर क्या है गाइस, 3 इयर्स, 5 इयर्स, 7 इयर्स या 10 इयर्स। तो मैक्सिमम टेन्योर मैंने आपको बताया कि यहां पर 7 इयर्स होगा, ठीक है। तो 7 इयर्स इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके बाद अगर आपको करना है कंटिन्यू तो आरबीआई की अप्रूवल लगती है। तो गाइस ये थे आपके चैप्टर, ये था आपका टॉपिक, चैप्टर नंबर 9 यहीं पे खत्म होता है। नाउ अब मैं आप लोगों से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात करने वाली हूं। जो लोग भी गाइस जैब में 2026 एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, अगर आपको पेड बैच की रिक्वायरमेंट है तो गाइस मैंने आप लोगों के लिए एक पेड बैच लाया है, लॉन्च किया है, जिसमें मैं पीपीबी आरबीडब्ल्यूएम के कॉन्सेप्ट्स पढ़ाने वाली हूं। बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे। आपने देखा है मुझे यूट्यूब की क्लासेस में क्लास लेते हुए। इफ यू फील कि ये आपको वैल्यू एडिशंस देने वाला है और आपको एग्जाम्स में सिंगल अटेम्प्ट में क्लियर करा सकता है, तो डेफिनेटली आप इस बैच को इनरोल कर लीजिए, क्योंकि 2 फरवरी से ये आपका बैच स्टार्ट हो रहा है। तो गाइज अर्ली रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, अर्ली इनरोलमेंट कर लीजिए, ताकि आप 2 फरवरी से अपने क्लासेस को देख सको। फर्स्ट डेमो क्लास आप लोगों के लिए यूट्यूब पे जाएगा फ्री में, उसके बाद के सारे क्लासेस आपके पेड बैच वाले स्टूडेंट्स के लिए ही होंगे। ये रहा आपका प्राइस, 6 मंथ की वैलिडिटी है, तो जितनी जल्दी हो सके आप इनरोल कर लीजिए। इनरोल कैसे करना है, तो आपको अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना एक आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिंक मिलेंगे, वहां से आप रजिस्टर कर सकते हो, ठीक है। फिर भी कोई डाउट होगा तो आप इस दिए हुए नंबर पे कॉल कर लेना, मैं आपको सारी चीजें बता दूंगी। तो गाइज अगर आपको लगता है पेड बैच लेना चाहिए, देखिए कोई
मैंडेटरी नहीं है, कोई कंपलसरी नहीं है। इफ यू फील कि मैं आपको वैल्यू एडिशंस प्रोवाइड कर रही हूं, आप पढ़ाए हुए से चीजें समझ में आ रही है, तो देन यू कैन बाय दिस बैच एज सुन एज पॉसिबल। 2 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा। क्या क्या मिलने वाला है ऑलरेडी मैंने आपको वैसे तो बता ही दिया है। मैंने एक स्पेशल इस पे क्लास वीडियो बनाई है जिसमें मैंने बताया है कि आपको इसमें क्या क्या मिलने वाला है, कैसे आप एनरोल करने वाले हो। ठीक है, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लास मिलेगी, जूम पे सेशन होगा, पीडीएफ नोट्स होंगे, सॉल्व पीवाईक्यू, चैप्टर वाइज एमसीक्यू, सारी चीजें गाइस डिटेल्ड वे में मिलने वाली है। तो जल्दी से आप लोग एनरोल कर लीजिए। हर एक पीडीएफ में आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लिंक मिल जाएगा। अगर आपको कहीं नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ पीडीएफ जो मेरी क्लासेस की है उसमें आप जाकर के देख सकते हो। टेलीग्राम पे भी मैंने पिन कर दिया है और हर जगह आपको इसका लिंक मिल जाएगा, सो डोंट वरी। ठीक है, तो ये तो था कि जो दोनों ही लेना चाहते हैं। अगर आपको सिंगल सिंगल लेना है कि सिर्फ आपको पीपीबी मुझसे पढ़ना है या सिर्फ आरबीडब्ल्यूएम के ही आपको एग्जाम्स देने हैं, तो उस केस में भी 2 अलग अलग बैचेस है, उसकी अलग प्राइस है गाइस, क्योंकि फिर आपके लिए रेलिवेंट नहीं होगा कि आप दोनों ही कंबाइंड बैच लो, तो इसलिए आप सेपरेट बैच भी ले सकते हो। इसके लिए भी आप एनरोल कर सकते हो। सेम ही गूगल लिंक है गाइस। ठीक है, आई होप यहां तक आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है कोई दुख दर्द, तो जल्दी से गरिमा जैब कैब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम से जुड़िए क्योंकि यहाँ पर आपको पीडीएफ्स मिलने वाले हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम कहीं से भी जुड़ सकते हैं। ये नंबर है, इस पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं इफ यू हैव एनी डाउट। साथ के साथ आप लोग फीडबैक भी देते रहिएगा। ठीक है, कोई डाउट होता है, कोई सजेशन है, कोई भी कुछ भी, एनी डाउट 24/7 आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है गाइस। जल्दी से इनरोल कर लीजिए पेड बैच में। मिलते हैं गाइस अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।